Hello students, I am Dr. J.S. Martolia, lecturer in biology. आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो आज हम आपको बताते हैं मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी लक्षण के दो विरोधी रूपों वाले समयुग्मजी जनकों में संकरण कराया जाता है, तब प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण अभिव्यक्त हो पाता है, जबकि दूसरा लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। या आप कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो लक्षण दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी में उसको प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण, जो नहीं दिखाई देता है उसको अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि मटर का एक पौधा है टॉल, ये लंबा है, दूसरा है ड्वार्फ। टॉलनेस के लिए जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए जो जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो अगर आप देखें इसमें दोनों, एक इसमें मेल होगा एक इसमें फीमेल होगा, ठीक है। दोनों ही समयुग्मजी हैं, यानी कि समान इसमें एलिल्स दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी उसी प्रकार स्मॉल टी। दोनों एलिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि समान है, इसलिए इसको कहा जाता है होमोजाइगस। ये है होमोजाइगस, और हिंदी में इसको कहा जाता है समयुग्मजी। उसी प्रकार ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस, इसको भी कहा जाता है समयुग्मजी। दोनों पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके जेनरेशन को कहा जाता है P1 मतलब पेरेंटल जेनरेशन, यानी कि जनिकीय पीढ़ी, पेरेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, इसको P1 कहा जाता है। अब इन पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न होंगे, जिस पीढ़ी में उत्पन्न होंगे, उसको F1 कहा जाता है। F1 का मतलब है यहां फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, यानी कि प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब इसमें जब दोनों में संकरण कराया गया तब क्या देखा? मेंडल ने जब दोनों में संकरण कराया तो मेंडल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी में सब के सब जो प्लांट्स हैं लंबे हैं, ऑल टॉल, जबकि इनका अगर जीनोटाइप अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी। क्योंकि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल सी है, इसमें स्मॉल टी, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको कहा जाता है विषम युग्मजी।
तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही प्रकार का लक्षण दिखाई देता है, दो में से, जबकि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, सिर्फ सबके सब टॉल दिखाई दे रहे हैं और ड्वार्फ में कोई भी प्लांट नहीं दिखाई दे रहा। तो जो लक्षण इसमें दिखाई दिया इनकी सब टॉल हुए। टॉलनेस यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और ड्वार्फनेस जो है यह अप्रभावी है। इसके लिए जीन या एलील इसके शरीर में है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया F1। अब दूसरी जो पीढ़ी आती है F2, इसके बाद अगली जो पीढ़ी आएगी, इनके जो संतान होंगे उनको, उनकी पीढ़ी को F2 या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहा जाता है। तो बाद में ये देखा गया कि इनमें आपस में स्वनिषेचन कराया गया। इन प्लांट्स में, इस पीढ़ी के प्लांट्स में स्वनिषेचन कराया गया, कैपिटल T स्मॉल t। अब स्वनिषेचन कैसे कराते हैं, देखिए, जब ये इसमें बीज बनेगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद बीज बनेगा, बनने के बाद बीज को बोया जाएगा, फिर बीज से प्लांट पैदा होगा, प्लांट में फिर फ्लावर पैदा होंगे, फ्लावर होने के बाद फिर आपस में निषेचन करेंगे, स्वनिषेचन। यहां तो देखिए संकरण कराया गया, ठीक है, मेंडल के द्वारा, और ये कृत्रिम रूप से कराया गया है। ये मेंडल के द्वारा कृत्रिम रूप से कराया गया पर परागण इसमें, जिसमें से एक फ्लावर का नर पार्ट हटा दिया, दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट हटा दिया, फिर आपस में संकरण करा दिया गया है। ये मेंडल के द्वारा किया गया। अब यहां देखेंगे, इसमें जब स्वनिषेचन कराया तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो पनेट नामक वैज्ञानिक ने एक पनेट वर्ग या पनेट स्क्वायर दिया है, उसको हम बनाते हैं। पनेट स्क्वायर इसका बनाया जाता है। इसको इस प्रकार। अब होगा क्या, दोनों प्लांट्स में युग्मक बनेंगे। जब युग्मक बनते हैं तो उसमें एक युग्मक में सिर्फ एक ही एलील जाता है, दोनों एक साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो एक कैपिटल T यहां आ गया, दूसरा स्मॉल t यहां आएगा, उसी प्रकार इसका कैपिटल T यहां पर, इसका यहां पर, यानी कि युग्मक जब बनेंगे तो अलग अलग चले जाएंगे। इसको ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, ये। अब जो युग्मक है, अगर ये वाला युग्मक इसके साथ मिल गया, अब किसके साथ कौन सा युग्मक जो है वो मिलेगा, ये हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा युग्मक किसके साथ मिलेगा, लेकिन संभावना यह है अगर ये युग्मक इसके साथ मिलता है तब यहां पर क्या होगा, इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल T। अगर ये युग्मक इसके साथ मिलता है तब क्या हो जाएगा, जब ये वाला इसके साथ मिलेगा तब क्या हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t। अगर ये युग्मक इसके साथ मिलेगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल T स्मॉल t। अगर ये वाला इसके साथ मिल गया तब क्या हो गया, स्मॉल t स्मॉल t। अब इनका अगर आप विश्लेषण करें तो इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक मतलब जीन किस प्रकार है, किस प्रकार के हैं, यानी कि एलील किस प्रकार के हैं। अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा ये विभिन्न जो टर्म्स हैं कब किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया। अभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो जीनोटिपिक रेशियो है, देखो जीनोटाइप, यानी कि जीन किस प्रकार के हैं। जीनोटाइप देखिए, अगर आप इनका अनुपात निकालें तो कैपिटल T देखिए, कैपिटल T, इसकी संख्या कितनी है, एक। कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं, कैपिटल T स्मॉल t, इनकी संख्या है 2। और स्मॉल t कितना है, स्मॉल t इसकी संख्या है 1। अगर अनुपात आप देखें, कैपिटल T इस टू कैपिटल T स्मॉल t इस टू कैपिटल स्मॉल t, देन आपको क्या मिलता है, 1:2:1। ये इसका है जीनोटिपिक रेशियो। यानी कि अगर हम पौधे के सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो जीनोटाइप ये हमें मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो जीन में दिखाई दे रहा है वैसे बाहर हो। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो देखिए, ये क्या होगा, कैपिटल T, ये होगा आपका टॉल,
टॉल होगा क्योंकि दोनों ही प्रभावी जीन हैं। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, यह क्या होगा, यह भी टॉल होगा। क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार ये वाला जीन हावी होता है, अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार इसमें भी ये होगा टॉल। अब यहां पर टॉलनेस के लिए कोई जीन नहीं है, डवार्फनेस के लिए दोनों जीन है, इसलिए ये होगा डवार्फ। ये होगा डवार्फ। अगर आपका इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटाइप मतलब जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इनकी इसका भौतिक रूप, जीनों का भौतिक रूप, लक्षण क्या होगा, टॉल। कितने टॉल होंगे, 1 2 3, 3 तो इसमें टॉल है, तो यहां लिख लेते हैं हम 3। और डवार्फ कितना है, डवार्फ कितना है, वो है 1। तो अगर इनका अनुपात देखें, टॉल अनुपात डवार्फ 3:1। तो इसका जो जीनोटाइप आप देख रहे हैं वो इस अनुपात में है, 1:2:1, जबकि फिनोटाइप जो रेशियो है वह 3:1 के अनुपात में है। तो आपने देखा कि प्रथम पीढ़ी में क्या स्थिति है, द्वितीय पीढ़ी में क्या स्थिति है। प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण आपका यहां दिखाई देता है, जबकि द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी में आपको जो लक्षण है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण 3:1 के अनुपात में दिखाई देते हैं। तो आपने देखा प्रभाविता का नियम किस प्रकार से लागू होता है। अब कुछ मैं टर्म्स आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से बार बार कंफ्यूजन पैदा होता है। एक तो है फैक्टर, ये इसको मिटा लेता हूं। P1 है तो इधर लिखते हैं, ये P1, ये F1। एक शब्द है फैक्टर, किसी को आप ट्रेट कह सकते हो, यानी कि लक्षण, ट्रेट। और इसी को आज के संदर्भ में देखिए एलील शब्द भी से भी, सॉरी आज के संदर्भ में उस समय एलील, इसी को एलील भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को जीन भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेनेटिक्स के नियम दिए गए हैं कब दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखिए कि मेंडल ने जो काम किया है 1866 में उसका काम प्रकाशित हो चुका था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से। उस समय फैक्टर शब्द का प्रयोग किया गया था। जीन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि जीन का जो कॉन्सेप्ट है बाद में आया है। उस समय गुणसूत्र स्तर पर या जीन के स्तर पर इतना काम हुआ ही नहीं था। मेंडल की तो मृत्यु 1884 में हो गई थी और मेंडल के काम को तो बाद में डिस्कवर किया गया था। तो ये फैक्टर का आप प्रयोग कर सकते हैं और ट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक लक्षण होता है। दूसरा शब्द आता है एलील। एलील जो शब्द है इसका प्रयोग भी बाद में किया गया, और जो एलील शब्द है इसका प्रयोग किसने किया है, इसका प्रयोग किया बेटेसन ने। तो बेटेसन ने भी बाद में ही काम किया है। ये वही बेटेसन है जिसने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया कब किया इसने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, 1905 में। और उसके बाद जो जीन है, जीन का जो कॉन्सेप्ट है, जीन जो है, ये शब्द तो 1909 में इस्तेमाल हुआ है। देखिए 1909 में जीन शब्द का प्रयोग हुआ है। और किसने किया, जोहानसन। जोहानसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया है। और इसी जोहानसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का भी प्रयोग किया है। जीन के साथ साथ जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए किया। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेंडल ने सिद्धांत दिए थे उस समय फैक्टर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, गुणसूत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और डीएनए के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर आप देखेंगे डीएनए को समझने का जो प्रयास किया, जो पहली बार सही ढंग से उसका मॉडल प्रस्तुत किया गया, कब किया गया, 1953 में। देखेंगे
1953 में वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए का मॉडल दिया, उन्होंने समझाया, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। तो इसलिए जो शब्दावलियां हैं इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, उसमें नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। फैक्टर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, ये तो बाद में जब जीन को लोगों ने समझा तब लोगों ने पाया जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा तो वही तो जीन है, जिसको एलील कहा गया था वही तो जीन है, केवल शब्दावलियों का जो है अंतर है। और जीन को समझने के बाद तो मेंडल को जो है समझने में और मदद मिली, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इन टर्म्स को हम अलग से समझ सकते हैं। अब इन्होंने कहा समयुग्मजी, इसमें क्या है, दोनों फैक्टर, मेंडल के समय में तो फैक्टर कहेंगे, अभी हम इसको जीन कह देते हैं, एलील भी कह सकते हैं। दोनों समयुग्मजी है क्योंकि दोनों समान है, जोड़े में है। उसी प्रकार ये भी समयुग्मजी होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम। इसी से संबंधित उदाहरण हम वही देंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम भी इसमें आता है। अब ये तो प्रभाविता का नियम है, इसके साथ साथ ताकि आप इसको समझ सको मैं दो बातें और बता देता हूं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता। यद्यपि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर समझा देते हैं। मेंडल के नियमों से विचलन, डेविएशन, जो कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं कर पाता, मेंडल इस बात को नहीं समझा पाए थे। कौन सा है? एक तो है, पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए जैसे मेंडल ने क्या कहा था, दो विरोधी लक्षण हैं, इनमें हमने अगर संकलन कराया तो प्रथम पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देता है, एक ही अभिव्यक्त करता, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके विरोध में है, वो इस नियम को पालन नहीं करता है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी जीन पूर्ण रूप से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण हम देते हैं, एक प्लांट होता है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा एक प्लांट होता है। इसमें क्या होता है इसमें व्हाइट और रेड और व्हाइट, एक फ्लावर होता है इसका रेड, एक स्पेसीज है, एक वैरायटी, दूसरा व्हाइट है। अब होता क्या है कि इसमें प्रथम पीढ़ी जब इसमें संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में ना तो रेड कलर वाला फ्लावर दिखाई देता है, ना व्हाइट वाला दिखाई देता, बल्कि क्या दिखाई देता है, पिंक, PINK, पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां तो दोनों में से एक दिखाई दे रहा है फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में। यहाँ F1 जनरेशन में न रेड दिखाई देगा न व्हाइट दिखाई देगा, बल्कि पिंक कहां से आया, दोनों जीनों ने अपने आप को पार्शियली, आंशिक रूप से अभिव्यक्त किया, तब ये दिखाई दिया। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन शॉर्ट में नहीं बताया। एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस। दूसरा है कोडोमिनेंस, यह भी मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे अगर आप देखें ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन में, उसमें अगर आप देखेंगे, अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है A है तो इसका जीनोटाइप होता है IA। ये तब होता है जब वह समयुग्म की कंडीशन में है, समान युग्मक में है। विषम युग्म की कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, समयुग्म की बात हम कर रहे हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन। अगर मदर का A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है और यह भी समयुग्म की कंडीशन में है, ठीक। अब होना क्या चाहिए, मेंडल के नियम के अनुसार दोनों में से अगर प्रभाविता इस पर लागू होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता, तो दोनों में से सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देना चाहिए। ये A ब्लड ग्रुप है, ये B ब्लड ग्रुप है, तो दोनों में से सिर्फ या तो A दिखाई देना चाहिए या B दिखाई देना चाहिए ब्लड ग्रुप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर A मदर का है, B फादर का है और वो शुद्ध रूप में यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता, जो ब्लड ग्रुप होगा वह IA और IB। अब ये AB ब्लड ग्रुप आया
तो ये इसमें क्या हुआ, दोनों जीनों ने अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया। एंटीजन ए की वजह से एंटीजन ए भी बना इसमें, और बी की वजह से एंटीजन बी भी बना, और ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। इसको कहते हैं सप्रभाविता। तो यह भी मेंडल के प्रभाविता का जो नियम है उसका पालन नहीं करता है। काफी बाद में लोग इसको समझ पाए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता को, क्योंकि मेंडल के समय इतना रिसर्च नहीं हो पाया था, कोई अन्य वैज्ञानिकों ने, किसी अन्य वैज्ञानिक ने इतना काम नहीं किया था कि जीन, एक तो जीन क्या होता है ये क्लियर कट नहीं था, और मॉलिक्यूलर या आणविक लेवल पर इतना काम नहीं होता। दूसरा, जीन किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं यह उस समय नहीं समझा जा सका। आपने देखा कि कोई भी जीन जब लक्षण दिखाता है तो कैसे दिखाता है, जीन दिखाता है, लास्ट में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। पहले आपने देखा डीएनए होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। उसके बाद अनुलेखन के बाद अगला जो स्टेप है वो होता है ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन, जिसमें प्रोटीन बनता है। तो इतनी जानकारी नहीं थी। तो आज के तारीख में इस जेनेटिक्स में जो ये मेंडल ने महत्वपूर्ण बात कही, इसको समझने के लिए हमारे पास काफी नॉलेज है। खैर, मैंने आपको विस्तार से बताया, अन्य जो नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।